हिंदी साहित्य लेक्चर 155। इसमें क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आचार्य शुक्ल भारतीय काव्य शास्त्र में किसके निकट हैं? आचार्य शुक्ल भारतीय काव्य शास्त्र में किसके निकट हैं? तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, भारतीय काव्य शास्त्र में 6 प्रमुख संप्रदाय हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में 6 प्रमुख संप्रदाय हैं। पहला है रस सिद्धांत, दूसरा है ध्वनि संप्रदाय, तीसरा है रीति संप्रदाय, चौथा है अलंकार संप्रदाय, पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय, छठवां है औचित्य संप्रदाय। कौन कौन से हैं? रस सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। फिर से बोलूँगा, रस सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। रस सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। अगर हम बात करें इनके जो गुरु हैं, मतलब इनके प्रमुख जो हैं, तो रस सिद्धांत के प्रमुख भरत मुनि, ध्वनि सिद्धांत भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय का आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, रीति संप्रदाय का वामनाचार्य, अलंकार संप्रदाय का आचार्य भामा, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा, वक्रोक्ति संप्रदाय का आचार्य कुंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र। तो रस सिद्धांत का भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय का आनंदवर्धन, रीति संप्रदाय का वामनाचार्य, अलंकार संप्रदाय का आचार्य भामा, वक्रोक्ति संप्रदाय का आचार्य कुंतक और औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र। दूसरा पॉइंट है, कविता क्या है निबंध में डैश का पॉइंट है, रीति, ध्वनि और औचित्य संप्रदायों की चर्चा प्रायः नहीं की गई। रीति, ध्वनि और औचित्य संप्रदायों की चर्चा प्रायः नहीं की गई। खा पॉइंट है, कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की आलोचना की गई है। कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की आलोचना की गई है क्योंकि वह वक्रोक्त को ही काव्य की आत्मा बताया है। काव्य की आत्मा मतलब वक्रोक्ति काव्य जीवतम बताया है। यानी कुंतक के वक्रोक्त सिद्धांत की आलोचना की गई है क्योंकि वह वक्रोक्त को ही काव्य की आत्मा बताया है। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि शुष्क व बुद्धि प्रधान वक्रोक्तियों से कथन सूक्ति बनता है, काव्य नहीं। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि शुष्क व बुद्धि प्रधान वक्रोक्तियों से कथन सूक्ति बनता है, काव्य नहीं। और गा नंबर है, गा पॉइंट क्या है, अलंकार संप्रदाय को शुक्ल जी सीमित रूप से स्वीकार करते हैं किंतु भामा और उद्भट के अलंकारवाद का खंडन करते हैं क्योंकि इन दोनों आचार्यों के अनुसार अलंकार ही काव्य का निर्धारण तत्व है। शुक्ल जी की राय में अलंकार साधन रूप में उचित है, साध्य रूप में नहीं। और घ नंबर है, आचार्य शुक्ल सर्वाधिक प्रभावित रस सिद्धांत से हैं। कविता क्या है के निबंध के शुरुआत में ही उन्होंने कविता का उद्देश्य रस दशा को उपलब्ध करना बताया है। भारतीय काव्य शास्त्र में रसवाद 2 प्रकार का है। पहला, भरत मुनि जैसे उन आचार्यों का जो रस को सामाजिक संदर्भों में व्याख्यायित करते हैं, जबकि दूसरा
पंडित राज जगन्नाथ जैसे उन विचारकों का जो रस की व्याख्या संकुचित व व्यक्तिवादी अर्थों में करते हैं। शुक्ल जी ने आचार्य भरत मुनि सम्मत रस की सामाजिक व्याख्या को अपनाया है। आचार्य शुक्ल जी ने आचार्य भरत मुनि सम्मत रस की सामाजिक व्याख्या को अपनाया है, जिसे वह रस की लोक मंगलवादी व्याख्या कहते हैं। यही व्याख्या उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रस मीमांसा और प्रसिद्ध निबंधों जैसे काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था तथा साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में भी दिखाई पड़ती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है पीसीएम में जो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21, कविता क्या है, किस कोटि का निबंध है? कविता क्या है, किस कोटि का निबंध है? तो इसके उत्तर में है, निबंधों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न तरीकों से अलग अलग कोटियों में किया जा सकता है। कविता क्या है, निबंध की कोटि का निर्धारण निम्नलिखित पद्धति से हो सकता है, जिसमें का है, आचार्य शुक्ल ने निबंध के जो 4 प्रकार बताए हैं, यह निबंध विचारात्मक है। विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक। विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक। विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक। यानी आचार्य शुक्ल ने निबंध के जो 4 प्रकार बताए हैं, यह निबंध विचारात्मक है। विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक। और खा नंबर है, चिंतामणि के निबंध 2 कोटियों में वर्गीकृत किए गए हैं, मनोविकारपरक तथा काव्यशास्त्रीय। इस दृष्टि से यह काव्यशास्त्रीय निबंध है। गा नंबर है, निबंधों को प्रायः बुद्धि प्रधान तथा हृदय प्रधान की कोटियों में भी विभाजित किया जाता है। निबंधों को प्रायः बुद्धि प्रधान तथा हृदय प्रधान की कोटियों में भी विभाजित किया जाता है। इस दृष्टि से यह बुद्धि प्रधान निबंध है। और घ नंबर है, आचार्य शुक्ल ने स्वयं विज्ञ पाठकों को यह निर्णय करने की छूट दी है कि उनके निबंध वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ। आचार्य शुक्ल ने स्वयं विज्ञ पाठकों को यह निर्णय करने की छूट दी है कि उनके निबंध वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ। इस दृष्टि से यह निबंध विषयनिष्ठ यानी वस्तुनिष्ठ है। और सीमित रूप से आत्मनिष्ठ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो पीसीएम में पूछा गया है। कविता क्या है निबंध में आचार्य शुक्ल ने मार्मिक तथ्यों की चर्चा करते हुए बताया है कि कविता किन विषयों से मार्मिक तथ्यों का चयन करती है। फिर से बोलूँगा, कविता क्या है निबंध में आचार्य शुक्ल ने मार्मिक तथ्यों की चर्चा करते हुए बताया है कि कविता किन विषयों से मार्मिक तथ्यों का चयन करती है। गौरतलब है कि मार्मिक तथ्य वे तथ्य हैं जिनमें आंकड़ों और संख्याओं की शुष्कता नहीं है, अपितु जो किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष के वर्णन पर आधारित होते हैं और पाठक के हृदय में सीधा असर पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए वृद्धों की समस्या को सरकारी आंकड़ों में देखना तथ्य है, जबकि बूढ़ी काकी या चीफ की दावत पढ़कर उसे महसूस करना मार्मिक तथ्यों का परिणाम है। उदाहरण के लिए वृद्धों की समस्या को सरकारी आंकड़ों में देखना तथ्य है, जबकि बूढ़ी काकी या चीफ की दावत पढ़कर उसे महसूस करना मार्मिक तथ्यों का परिणाम है।
प्रस्तुत कथन में आचार्य शुक्ल बताते हैं कि मार्मिक तथ्य प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। प्रस्तुत कथन में आचार्य शुक्ल बताते हैं कि मार्मिक तथ्य प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जिसमें का नंबर है वस्तुओं के सौंदर्य से संबंधित, वस्तुओं के सौंदर्य से संबंधित, जैसे पद्मावत में हीरामन तोते द्वारा रत्नसेन के समक्ष पद्मावती और सिंघलदीप के सौंदर्य का वर्णन। जैसे पद्मावत में हीरामन तोते द्वारा रत्नसेन के समक्ष पद्मावती और सिंघलदीप के सौंदर्य का वर्णन। खा नंबर है कर्म का सौंदर्य। खा नंबर कौन सा है? कर्म का सौंदर्य। जैसे मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत के कर्मों का सौंदर्य। जैसे मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत के कर्मों का सौंदर्य। महाभोज में सक्सेना और रामचरित में राम के कर्मों का सौंदर्य, और रामचरित में राम के कर्मों का सौंदर्य। और गा नंबर है मनोवृत्ति का सौंदर्य। गा नंबर कौन सा है? मनोवृत्ति का सौंदर्य। जैसे बड़े घर की बेटी में आनंदी की व्यापक मनोवृत्ति। जैसे बड़े घर की बेटी में आनंदी की व्यापक मनोवृत्ति, या गोदान के अंत में होरी का अपने भाई हीरा को माफ़ करना, या गोदान के अंत में होरी का अपने भाई हीरा को माफ़ करना। तो प्रस्तुत कथन में आचार्य शुक्ल बताते हैं कि मार्मिक तथ्य प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जिसमें का है वस्तुओं के सौंदर्य से संबंधित, खा है कर्म का सौंदर्य, और गा है मनोवृत्ति का सौंदर्य। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो आचार्य शुक्ल का यह मत एकदम सटीक है कि कविता जिन मार्मिक तथ्यों की मदद से पाठक को रस दशा की ओर लेकर जाती है, उसमें सिर्फ रूप सौंदर्य पर्याप्त नहीं होता। कविता जिन मार्मिक तथ्यों की मदद से पाठक को रस दशा की ओर लेकर जाती है, उसमें सिर्फ रूप सौंदर्य पर्याप्त नहीं होता। कर्म सौंदर्य और मनोवृत्ति सौंदर्य की भी प्रभावी भूमिका होती है। कर्म सौंदर्य और मनोवृत्ति सौंदर्य की भी प्रभावी भूमिका होती है। अब देखते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 19 जो है 1997 में पूछा गया है, उसके उत्तर को देखते हैं। उसमें पहला पॉइंट है भावों की भव्यता। पहला पॉइंट क्या है? भावों की भव्यता। जिसमें का पॉइंट है मनोविकार परक निबंधों में लगभग सभी मानवीय भावों का विस्तृत विवेचन। मनोविकार परक निबंधों में लगभग सभी मानवीय भावों का विस्तृत विवेचन। मनोविकार परक निबंधों में लगभग सभी मानवीय भावों का विस्तृत विवेचन। और खा नंबर है श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और करुणा जैसे उदात्त भावों को विशेष महत्व। श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और करुणा जैसे उदात्त भावों को विशेष महत्व। दूसरा नंबर है अभिव्यंजना प्रणाली की नव्यता। अभिव्यंजना प्रणाली की नव्यता यानी शिल्प पक्ष। अभिव्यंजना प्रणाली की नव्यता यानी शिल्प पक्ष। जिसमें पॉइंट है, डैश लगा के पॉइंट है, भारतेंदु युग के लेखक प्रायः व्यक्तिनिष्ठ और मनमौजी शैली में निबंध लिख रहे थे। भारतेंदु युग के लेखक प्रायः व्यक्तिनिष्ठ और मनमौजी शैली में निबंध लिख रहे थे। शुक्ल जी ने निबंध परंपरा को वैचारिक स्तर पर ला खड़ा किया। शुक्ल जी ने निबंध परंपरा को वैचारिक स्तर पर ला खड़ा किया और मर्यादित आत्मव्यंजना की शैली विकसित की। तीसरा पॉइंट है विचारों की तीव्रता। तीसरा पॉइंट क्या है? विचारों की तीव्रता। शुक्ल जी के निबंध विचार प्रधान हैं, जिनमें विचारों की गूढ़ गुम्फित परंपरा मिलती है। एक विचार से दूसरे विचार की श्रृंखला लगी रहती है। कविता क्या है का शुरुआती हिस्सा लिखना है इसमें। कविता क्या है का शुरुआती हिस्सा। चौथा पॉइंट है
संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्ति, संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्ति, जिसमें का पॉइंट है कविता क्या है, मैं कविता को भाव योग कहकर, कविता क्या है में कविता को भाव योग कहकर कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बताया है। कविता क्या है में कविता को भाव योग कहकर कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बताया है, जो भारतीय दर्शन व संस्कृति से संबद्ध व्याख्या है, जो भारतीय दर्शन व संस्कृति से संबद्ध व्याख्या है। हृदय की मुक्तावस्था का, हृदय की मुक्तावस्था का सिद्धांत भी, हृदय की मुक्तावस्था का सिद्धांत भी भारतीय संस्कृति के मोक्ष विचार से जुड़ा है। हृदय की मुक्तावस्था का सिद्धांत भी भारतीय संस्कृति के मोक्ष विचार से जुड़ा है। और खा नंबर है श्रद्धा भक्ति में राम और कृष्ण के माध्यम से छात्र धर्म का महत्व बताया गया है। श्रद्धा भक्ति में राम और कृष्ण के माध्यम से छात्र धर्म का महत्व बताया गया है। अब 5वां पॉइंट है संतुलन की आमोद शक्ति, संतुलन की आमोद शक्ति, इसमें का पॉइंट है बुद्धि और हृदय में संतुलन साधा है, बुद्धि और हृदय में संतुलन साधा है। खा पॉइंट है इसी संतुलन से निबंधों में, इसी संतुलन से निबंधों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का संतुलन भी दिखाई पड़ता है। इसी संतुलन से निबंधों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का संतुलन भी दिखाई पड़ता है। तो इसी के साथ ये उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कुछ और। तो एक हेडिंग है पश्चिम में निबंध की विकास, पश्चिम में निबंध का विकास या शुरुआत, पश्चिम में निबंध का विकास या शुरुआत तथा भारत से संबंध, पश्चिम में निबंध की विकास या शुरुआत तथा भारत से संबंध। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है निबंध का आरंभकर्ता, निबंध का आरंभकर्ता मानतेन को माना जाता है, निबंध का आरंभकर्ता मानतेन को माना जाता है। 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में इनके निबंध संग्रह के 2 खंड प्रकाशित हुए थे। ये फ्रेंच नागरिक थे। निबंध की इन्हीं की धारणा से अंग्रेजी में निबंधों की दशा और दिशा तय हुई। ये पॉइंट पहला फिर से पढ़ूंगा शुरू से। निबंध का आरंभकर्ता मानतेन को माना जाता है। 1580 ईस्वी में इनके निबंध संग्रह के 2 खंड प्रकाशित हुए थे। ये फ्रेंच नागरिक थे। निबंध की इन्हीं की धारणा से अंग्रेजी में निबंधों की दशा और दिशा तय हुई। दूसरा पॉइंट है मानतेन के अनुसार निबंध का मूल तत्व व्यक्तित्व की मनमौजी अभिव्यक्ति है। मानतेन के अनुसार निबंध का मूल तत्व व्यक्तित्व की मनमौजी अभिव्यक्ति है। इसी विचारधारा को बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रस्तावित किया। इसी विचारधारा को बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रस्तावित किया। एडिसन ने भी अपने ग्रंथ स्पैकरेटर में बताया कि निबंध अपनी संरचना में, एडिसन ने भी अपने ग्रंथ स्पैकरेटर में बताया कि निबंध अपनी संरचना में जंगल जैसा मुक्त और विखराव युक्त होता है, जंगल जैसा मुक्त और विखराव युक्त होता है। हिंदी की ललित निबंध परंपरा पश्चिम की इसी परंपरा से मिलती जुलती है। हिंदी की ललित निबंध परंपरा पश्चिम की इसी परंपरा से मिलती जुलती है। प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद से होते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हाथों यह परंपरा मजबूत हुई। आगे चलकर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और विवेकी राय ने अपने अपने तरीके से इस परंपरा को बढ़ाया। तीसरा पॉइंट है मानतेन के ही समकालीन अंग्रेजी लेखक
फ्रांसीसी बेकन, मॉन्टेन के ही समकालीन अंग्रेजी लेखक फ्रांसीसी बेकन ने 1597 ईस्वी में रिलीजियस मेडिटेशंस 1597 ईस्वी में रिलीजियस मेडिटेशन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें विभिन्न विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ थीं। इस पुस्तक को भी निबंधों का पुस्तक बताया गया, जबकि इस पुस्तक की लेखन शैली मॉन्टेन से अलग थी। बौद्धिकता और गंभीरता इस पुस्तक की केंद्रीय विशेषताएं थी। आगे चलकर माल्थस ने जनसंख्या पर निबंध लिखा। जॉन लॉक ने मानवीय समझ पर एक निबंध लिखा। इन सभी निबंधों को निबंध की ही दूसरी शैली मान लिया गया। आगे चलकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बर्ट्रेड रसेल जैसे लेखकों ने भी इसी शैली को अपनाया। और चौथा पॉइंट है, हिंदी में देखें तो यह शैली सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट में दिखती है। फिर बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद आदि लेखकों ने तथा शुक्लोत्तर युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर जैसे आलोचक भी इसी शैली में लिखते हैं। चौथा पॉइंट फिर से पढ़ दूंगा। हिंदी में देखें तो यह शैली सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट में दिखती है। फिर बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद आदि लेखकों ने तथा शुक्लोत्तर युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह जैसे आलोचक भी इसी शैली में लिखते हैं। अब हम देखते हैं निबंध निलय। क्या देखेंगे? निबंध निलय, जिसमें पहला है कुबेर नाथ राय कृत उत्तर फाल्गुनी के आसपास। कुबेर नाथ राय कृत उत्तर फाल्गुनी के आसपास। इसमें है आयु अनुपाते मनोस्थिति यानी टूटना कहानी में भी है यही। आयु यानी अनुपाते मनोस्थिति यानी टूटना कहानी में भी यही है। तो 25 तक जो है वो तैयारी का समय है। 25 से 27 तक की उम्र सावन की मनभावन ऋतु। 27 के बाद की उम्र से चुनौतियाँ यानी भाद्रपद का अशांति संकेत। और 29 से 30 की उम्र भादों यानी काम, क्रोध, मोह सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यौवन की खत्म होने की शुरुआत तथा जीवन में मैच्योरिटी की शुरुआत होने लगती है, यानी परिपक्वता की शुरुआत। 30 से 40 में संघर्ष और सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है। 40 से 45 होता है उत्तर फाल्गुनी यानी फल पाने का समय। उत्तर फाल्गुनी मतलब फल पाने का समय। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 25 से 45 वर्ष। अब हम दो शब्द देखते हैं, कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट जो है वो यथास्थितिवादी या स्वीकारवादी है। कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है यथास्थितिवादी या स्वीकारवादी। ये जो है ये सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करना। यथास्थितिवादी या स्वीकारवादी यानी सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करना। तो कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है यथास्थितिवादी या स्वीकारवादी, और दूसरा मतलब है कि सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करना। जबकि नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब क्या होता है? नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है विद्रोही। इसका मतलब है सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करना।
इसका भी मतलब होता है सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करना, लेकिन विद्रोही तरीके से, और इसका मतलब है यथास्थितिवादी या स्वीकारवादी। अब दूसरा देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कुटज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कुटज, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कुटज। तो इसमें पहला पॉइंट है कुटज का अर्थ। तो कुटज के अर्थ में कई पक्ष हैं, ये हम प्रिंटेड नोट्स में पढ़ेंगे जब प्रिंटेड नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुटज का अर्थ में कई पक्ष हैं जो हम प्रिंटेड नोट्स में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है संदेश। तो इसमें दो संदेश है, मतलब एक है जिजीविषा और दूसरा संदेश का तरीका। तो जिजीविषा मतलब किसी भी समस्या में हारना नहीं है। संदेश में पहला है जिजीविषा और दूसरा है तरीका। जिजीविषा में है किसी भी समस्या में हारना नहीं है, किसी भी समस्या में हारना नहीं है। और तरीका में है मन अपने वश में रहे, मन अपने वश में रहे, इसका तरीका, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है अज्ञेयकृत संवत्सर। मेन पॉइंट में तीसरा है अज्ञेयकृत संवत्सर। संवत्सर, अज्ञेयकृत संवत्सर। संवत्सर मतलब होता है वर्ष, संवत्सर का मतलब है वर्ष, संवत्सर मतलब वर्ष, ठीक। तो इसमें अज्ञेयकृत संवत्सर में अब पहला पॉइंट है काल दर्शन। काल दर्शन में इसमें आ जाता है नैसर्गिक काल। नैसर्गिक काल मतलब अखंड काल है, नैसर्गिक काल मतलब अखंड काल है। कृत्रिम काल, कृत्रिम काल का मतलब मनुष्यों ने अपने हिसाब से कर लिया है, मनुष्यों ने अपने हिसाब से कर लिया है, जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य काल। कृत्रिम काल में ही है। इस काल में वर्ष नाम की भी अवधारणा है, इस काल में वर्ष नाम की भी अवधारणा है। अब अज्ञेय संवत्सर में अज्ञेयकृत संवत्सर में दूसरा पॉइंट आता है अज्ञेय कह रहे हैं कि नश्वरता न देखो, निरंतरता को देखो। अज्ञेय कह रहे हैं कि नश्वरता न देखो, निरंतरता को देखो। निरंतरता का मतलब है बौद्ध, निरंतरता का मतलब है बौद्ध, ठीक है। बौद्ध के दो भाग हैं, हीनयान, मतलब बौद्ध में एक आता है हीनयान, और हीनयान को फिर दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? वैभाषिक, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद, और दूसरा सौत्रांतिक बाह्य नुमेयवाद। देखो ये कहते हैं, अज्ञेय कह रहे हैं कि नश्वरता न देखो, निरंतरता को देखो। निरंतरता को बौद्ध के हीनयान भी बताते हैं। हीनयान को दो भागों में बांट देते हैं, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद और सौत्रांतिक बाह्य नुमेयवाद, सौत्रांतिक बाह्य नुमेयवाद। तो इन दोनों के अनित्यवाद ने इसे क्षणिकवाद बना दिया, इन दोनों के अनित्यवाद ने इसे क्षणिकवाद बना दिया। तो इन दोनों के अनित्यवाद ने इसे क्षणिकवाद बना दिया। तो बौद्ध में ही एक अनित्यवाद का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इन दोनों के अनित्यवाद ने इसे क्षणिकवाद बना दिया। इसमें एक आता है अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्। अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्, अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्, अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्। अज्ञेय ने इसे संतानवाद कहा है, अज्ञेय ने इसे संतानवाद कहा है। किसे? अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्, अज्ञेय ने इसे संतानवाद कहा है। संतानवाद का मतलब है संतति की उत्पत्ति करके सबको मरना है, यही निरंतरता है। तो अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्, अज्ञेय ने इसे संतानवाद कहा है। संतानवाद का मतलब है संतति की उत्पत्ति करके सबको मरना है, यही निरंतरता है। तो अज्ञेय ने इसे संतानवाद कहा है। जिसमें उत्पादन की क्षमता है वही सत्य है, जिसमें उत्पादन की क्षमता है वही सत्य है। जो सत्य है वह क्षणिक है, जो सत्य है वह क्षणिक है। पुरानी वस्तु मरने से पहले नई वस्तु को जन्म देती है, पुरानी वस्तु मरने से पहले नई वस्तु को जन्म देती है। इसलिए मरना मरना नहीं है, इसलिए मरना मरना नहीं है, बल्कि नई जीवन को पैदा कर सृष्टि की निरंतरता बनाए रखना है। इसलिए मरना मरना नहीं है, बल्कि नई जीवन को पैदा कर सृष्टि की निरंतरता बनाए रखना है। तो ये पूरा एक बार फिर से पढ़ दूंगा। अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्, अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत्, अज्ञेय ने इसे संतानवाद कहा है। जिसमें उत्पादन की क्षमता है वही सत्य है,
जो सत्य है वह क्षणिक है। पुरानी वस्तु मरने से पहले नई वस्तु को जन्म देती है, इसलिए मरना मरना नहीं है, बल्कि नई जीवन को पैदा कर सृष्टि की निरंतरता बनाए रखना है। उसके बाद चौथा आता है, सबसे जैसे अभी तक हमने देखा ना, हमने पहला क्या देखा, कुबेरनाथ राय कृत उत्तर फाल्गुनी के आसपास। दूसरा देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कुटज। तीसरा हमने देखा अज्ञेय कृत संवत्सर। उसी में चौथा है डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। रामविलास शर्मा कृत तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। तो हमें इसे प्रिंटेड नोट से पढ़ लेना है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 155 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 156, हिंदी निबंध का विकास। संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है भारतेंदु युग और हिंदी निबंध, 1 स्टार। दूसरा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की निबंध शैली व योगदान। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट की निबंध शैली व योगदान, ब्रैकेट में साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र, 1.5 स्टार। चौथा प्रश्न है द्विवेदी युग और हिंदी निबंध का विकास, 1 स्टार, ब्रैकेट में कुटज भी। पांचवा है बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला, बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला, 1/4 स्टार। छठा प्रश्न है सरदार या अध्यापक पूर्ण सिंह की निबंध कला, 1/4 स्टार। सातवां है बाबू गुलाब राय की निबंध कला भारतीय संस्कृति, 1 स्टार। आठवां प्रश्न है आचार्य शुक्ल की निबंध कला और निबंध लेखन में योगदान, 3 स्टार। नौवां प्रश्न है हिंदी के ललित निबंध, 3 स्टार। 10वां प्रश्न है ललित निबंध परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान, 3 स्टार। 11वां प्रश्न है ललित निबंध परंपरा में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का योगदान, 1.5 स्टार। 12वां प्रश्न है ललित निबंध परंपरा में डॉक्टर कुबेरनाथ परंपरा का योगदान, 5 स्टार। इसे दोबारा से पढ़ूंगा। 12वां प्रश्न ललित निबंध परंपरा में डॉक्टर कुबेरनाथ परंपरा का योगदान, 5 स्टार। 13वां प्रश्न है प्रेमचंद के निबंध साहित्य के स्वरूप की संवेदना व शिल्प, प्रेमचंद के निबंध ब्रैकेट में साहित्य के स्वरूप की संवेदना व शिल्प, 1 स्टार। 14वां प्रश्न है रामविलास शर्मा के निबंध ब्रैकेट में तुलसी काव्य के सामंत विरोधी मूल्य की संवेदना व शिल्प, तुलसी काव्य के सामंत विरोधी मूल्य की संवेदना व शिल्प, 1 स्टार। और 15वां प्रश्न है अज्ञेय का संवत्सर, अज्ञेयकृत संवत्सर, संवेदना व शिल्प। अब हम देखते हैं अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाओं में 3 विधाएं हैं, मुख्य रूप से संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत। जिसमें संस्मरण क्या है, संस्मरण मतलब संस्मरण में पहला पॉइंट है कायदे की स्मृति, संस्मरण में पहला पॉइंट है कायदे की स्मृति। दूसरा पॉइंट है प्रभावपूर्ण स्मृति केंद्र में, दूसरा पॉइंट है प्रभावपूर्ण स्मृति केंद्र में। तीसरा पॉइंट है संस्मरण इतिहास का होगा, संस्मरण इतिहास का होगा। और चौथा पॉइंट है भोगा हुआ यथार्थ, यानी भोगा हुआ यथार्थ होगा, या भोक्ता के रूप में भी और प्रेक्षक के रूप में भी हो सकता है। यानी संस्मरण में क्या होता है, कायदे की स्मृति होती है, प्रभावपूर्ण स्मृति केंद्र में होती है, संस्मरण इतिहास का होगा, संस्मरण भोगा हुआ यथार्थ हो सकता है या भोक्ता के रूप में भी हो सकता है और प्रेक्षक के रूप में भी भोगा हुआ यथार्थ हो सकता है। अब हम देखते हैं रेखा चित्र। अब हम देखते हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र में पहला पॉइंट है किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन,
किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन, लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिखा है केवल संकेत करके अपनी बात दर्शा दें, यानी किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन केवल संकेत करके अपनी बात दर्शा दें। रेखा चित्र में दूसरा पॉइंट है वर्तमान या अतीत या भविष्य से हो सकता है। वर्तमान या अतीत या भविष्य से हो सकता है। और रेखा चित्र में तीसरा पॉइंट है भोगा हुआ यथार्थ होना आवश्यक नहीं है। भोगा हुआ यथार्थ होना आवश्यक नहीं है। अब संस्मरण तथा रेखा चित्र के मिल जाने से संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहते हैं। संस्मरण तथा रेखा चित्र के मिल जाने से संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहते हैं। अब देखते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब है स्वदेश या विदेश की यात्रा। स्वदेश या विदेश की यात्रा वो है यात्रा वृत्तांत। इसमें क्या ध्यान रखना है, ऐसा लिखना, यात्रा वृत्तांत में ऐसा लिखना जिससे समाज या संस्कृति को समझ सके। ऐसा लिखना जिससे समाज या संस्कृति को समझ सके। तो यात्रा वृत्तांत में मुख्य जो कवि या लेखक हैं उसमें है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने उस दिन से यायावर हुए जब उन्होंने एक उर्दू शेर पढ़ा। राहुल सांस्कृत्यायन का एक वाक्य है उस दिन से यायावर हुए जब उन्होंने एक उर्दू शेर पढ़ा। और यात्रा वृत्तांत में राहुल सांस्कृत्यायन के अलावा अज्ञेय हैं। उसके बाद फिर महादेवी वर्मा का नाम आता है। लेकिन महादेवी वर्मा जो हैं वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण, यानी कि संस्मरण या रेखा चित्र सब पर एक ही प्रकार के उत्तर लिखने हैं, जिसमें 4 रचनाएं हैं। तब महादेवी वर्मा जो हैं वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण लिखती हैं। तो संस्मरण या रेखा चित्र अगर पूछे, यानी संस्मरणात्मक रेखा चित्र पूछे, चाहे रेखा चित्रात्मक संस्मरण पूछे, चाहे संस्मरण या रेखा चित्र पूछे, सब पर एक ही प्रकार के उत्तर लिखने हैं, जिसमें 4 रचनाएं हैं। संस्मरण को पुनः जीवित करने का श्रेय कांति कुमार जैन को जाता है। संस्मरण को पुनः जीवित करने का श्रेय कांति कुमार जैन को जाता है। चलिए अब हम देखते हैं संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न में पहला प्रश्न है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है हिंदी का संस्मरण साहित्य, 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है कांति कुमार जैन के संस्मरण, 3 स्टार। चौथा प्रश्न है हिंदी का रेखा चित्र साहित्य, 1.5 स्टार। 5वां प्रश्न है महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र, 4 स्टार। 6वां प्रश्न है हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक व उनकी प्रमुख रचनाएं, 2 स्टार। 7वां प्रश्न है यात्रा वृत्तांत लेखन और पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, 3 स्टार। 8वां प्रश्न है अज्ञेय का यात्रा साहित्य, 2 स्टार। और 9वां प्रश्न है निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य, 1.5 स्टार। अगर हम संस्मरण, रेखा चित्र और यात्रा वृत्तांत में संबंध की बात करें तो संस्मरण अलग है, रेखा चित्र अलग है, यात्रा वृत्तांत अलग है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो संस्मरण, रेखा चित्र, केवल संस्मरण और रेखा चित्र में आते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो संस्मरण, रेखा चित्र और यात्रा वृत्तांत तीनों में आते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 156 यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर नंबर हिंदी साहित्य, लेक्चर नंबर 157, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण और रेखा चित्र 2 प्रसिद्ध गद्य विधाएं हैं। अंग्रेजी की विधा मेमोयर्स या रेमनेसियंजिस। फिर से बोलूँगा, संस्मरण और रेखा चित्र 2 प्रसिद्ध गद्य विधाएं हैं। अंग्रेजी की विधा मेमोयर्स या रेमनेसियंसिज को हिंदी में संस्मरण कहते हैं, जबकि अंग्रेजी के पैन पोर्ट्रेट
जबकि अंग्रेजी के पेन पोर्ट्रेट या स्केच को हिंदी में रेखाचित्र कहा जाता है। ये दोनों विधाएं अपने विधाओं में इतने समरूप हैं कि इनमें अंतर करना मुश्किल है, किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से कुछ अंतर निर्धारित किए जा सकते हैं। अंतर, पहला पॉइंट है, संस्मरण अनिवार्यता भोगे हुए यथार्थ और स्मृतियों पर आधारित होता है। रेखा चित्र के लिए न स्मृति अनिवार्य है और न भोगा हुआ यथार्थ। रेखा चित्र वर्तमान तथा भविष्य पर भी हो सकता है, जबकि संस्मरण केवल अतीत का ही हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, संस्मरण अपने प्रकृति में आत्मकथा के नज़दीक विधा है, जबकि रेखा चित्र की निकटता कहानी और चित्रकला से है। तीसरा पॉइंट है, संस्मरण में लेखक के आत्मनिष्ठ हो जाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने निजी जीवन पर लिखता है। रेखा चित्र में वस्तुनिष्ठता की संभावना सापेक्षता अधिक होती है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्तियों या घटनाओं पर हो सकते हैं जिनसे गहरा निजी संबंध ना हो। और चौथा पॉइंट है, संस्मरण में विवरण की गुंजाइश ज़्यादा होती है, जबकि रेखा चित्र में कम। संस्मरण का लेखक अपने स्मृति के एक एक रंग को उभार देना चाहता है, जबकि रेखा चित्रकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह न्यूनतम वर्णन करते हुए सिर्फ रेखाओं के माध्यम से कैसे चित्र बनाए। सच यह है कि दोनों विधाओं में जितने अंतर हैं, उनसे अधिक समानताएं हैं। कई बार रेखा चित्र भी स्मृति आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहा जाता है। महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र और शिवपूजन सहाय कृत वे दिन वे लोग ऐसी रचनाओं के प्रतिनिधि उदाहरण हैं, जिसमें दोनों विधाओं के अंतर मिट गए हैं। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा, एक हेडिंग है, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में विदेशी विद्वानों का योगदान। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में विदेशी विद्वानों का योगदान, जिसमें पहला है साहित्य का इतिहास लेखन। साहित्य का इतिहास लेखन, जिसमें दो विदेशी विद्वानों का नाम आता है। पहला गार्सा दा तासी और दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रिहसन और गार्सा दा तासी। तो पहला था साहित्य का इतिहास लेखन, जिसमें दो का नाम आता है, गार्सा दा तासी और जॉर्ज अब्राहम ग्रिहसन। दूसरा है व्याकरण लेखन, जिसमें पहले विदेशी विद्वान हैं जॉन गिल क्राइस, जिन्होंने लिखा है हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा है। तो पहले विद्वान हो गए जॉन गिल क्राइस, जिन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा है। और दूसरे विद्वान हैं के लॉक, जिन्होंने ए ग्रामर ऑफ हिंदी ग्रामर लिखा है। ए ग्रामर ऑफ हिंदी ग्रामर। तो व्याकरण लेखन में दो विद्वान, जॉन गिल क्राइस, जिन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा, और दूसरे हैं के लॉक, जिन्होंने ए ग्रामर ऑफ हिंदी ग्रामर लिखा। तीसरा है शब्दकोश लेखन में पहले विदेशी विद्वान हैं जे फर्गुसन, जिन्होंने लिखा है ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज 1773 में।
ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज 1773 में लिखा है। तो पहले शब्दकोशीय लेखन में पहले विदेशी विद्वान हैं जे फर्गुसन, जिन्होंने लिखा है ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज 1773 में। और दूसरे हैं डॉक्टर कामिल गुल्के, डॉक्टर कामिल गुल्के, डॉक्टर कामिल गुल्के, डॉक्टर कामिल गुल्के, डॉक्टर कामिल गुल्के 1950 से 60, 1950 से 60, 1950 से 60। शब्दकोशीय लेखन में दो विदेशी विद्वान, पहले हैं जे फर्गुसन, जिन्होंने ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज 1773 में लिखा। दूसरे हैं डॉक्टर कामिल गुल्के 1950 से 60। और चौथा पॉइंट है खड़ी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका, खड़ी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका। इसमें विदेशी विद्वान हैं जॉन गिलक्राइस, जॉन गिलक्राइस, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल इन्होंने या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। तो जॉन गिलक्राइस, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल निर्धारित किया, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल निर्धारित किया जॉन गिलक्राइस, जॉन गिलक्राइस। तो खड़ी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने में प्रमुख विदेशी विद्वानों की भूमिका जो है उसमें नाम आता है जॉन गिलक्राइस, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल निर्धारित किया। पांचवा पॉइंट है संस्मरण साहित्य, संस्मरण साहित्य, जिसमें नाम आता है डॉक्टर चैली सेव, डॉक्टर चैली सेव, डॉक्टर चैली सेव, मतलब DR डॉक्टर चैले, CHAILLY, चैले और सेव, SHEV, मतलब सेव। तो संस्मरण साहित्य में एक विदेशी विद्वान का नाम आता है, उनका नाम है डॉक्टर चैले शिव, डॉक्टर चैले शिव। ये एक रूसी सिद्धांत, इन्होंने रूसी सिद्धांत दिया जो कि निराला के जीवन पर महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है रूसी सिद्धांत, रूसी सिद्धांत, जो कि निराला के जीवन पर महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि निराला के जीवन पर महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो संस्मरण साहित्य में एक विदेशी विद्वान है डॉक्टर चैले शिव, जिन्होंने रूसी सिद्धांत पुस्तक लिखा, जो कि निराला के जीवन पर महत्वपूर्ण पुस्तक है। और छठा पॉइंट है समीक्षा, सिरिफ ने शाही के साथ मिलकर पद्मावत की अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या की है, सिरिफ ने शाही के साथ मिलकर पद्मावत की अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या की है, सिरिफ ने शाही के साथ मिलकर पद्मावत की अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या की है। तो ये था समीक्षा। अब हम एक नए हेडिंग को देखते हैं जिसमें नाम आता है हिंदी साहित्य के विकास में मुसलमानों का योगदान, हिंदी साहित्य के विकास में मुसलमानों का योगदान। तो हिंदी साहित्य के विकास में मुसलमानों के योगदान में पहले हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में दो विद्वानों का नाम आता है, दो मुस्लिम विद्वानों का नाम आता है। कौन कौन से? अब्दुल रहमान अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान अमीर खुसरो। तो आदिकाल में दो मुसलमान विद्वान हैं, अब्दुल रहमान जिन्होंने संदेश रासक लिखा, अब्दुल रहमान संदेश रासक, अब्दुल रहमान संदेश रासक, अब्दुल रहमान संदेश रासक। और दूसरे विद्वान हैं अमीर खुसरो। तो आदिकाल में दो विद्वान अब्दुल रहमान अमीर खुसरो। भक्ति काल में बात करें तो भक्ति काल में है जायसी अब्दुल रहीम खान खाना, जायसी अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान। सूफी काव्यधारा के अन्य कवि, यानी पहले हैं भक्ति काल में जायसी, दूसरे हैं अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरे हैं रस खान, और फिर है सूफी काव्यधारा के अन्य कवि। तो कौन कौन से हैं भक्ति काल में? जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान और सूफी काव्यधारा के अन्य कवि जैसे मुल्ला दाऊद। ठीक है, सूफी काव्यधारा के अन्य कवि में मुल्ला दाऊद, सूफी काव्यधारा के अन्य कवि मुल्ला दाऊद। तो भारतेंदु ने इन्हीं के बारे में कहा है कि मुल्ला दाऊद के बारे में भारतेंदु ने इन्हीं के बारे में कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन के कोटिन हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजनन के कोटिन हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजनन के कोटिन हिंदू वारिये, इन मुसलमान हरिजनन के कोटिन हिंदू वारिये। तो भक्ति काल में कौन कौन से हैं? जायसी,
अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान और सूफी काव्यधारा के अन्य कवि में मुल्ला दाऊद, जिनके बारे में भारतेंदु ने कहा है कि इन मुसलमान हर जनन के कोटिन हिंदू वारिये। फिर आता है रीतकाल। रीतकाल में एक कवि का नाम है नूर मोहम्मद। रीतकाल में कौन है? नूर मोहम्मद। रीतकाल में नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। तो रीतकाल में एक कवि है नूर मोहम्मद। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में नाम आता है असर जैदी, असर जैदी, असगर वजाहत, असर जैदी, असगर वजाहत, असगर वजाहत, असगर वजाहत। पहला नाम है असर जैदी, असर जैदी। दूसरा नाम है असगर वजाहत और तीसरा नाम है इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। तो आधुनिक काल में तीन नाम आता है, कौन कौन? असर जैदी, असगर वजाहत, इंसा अल्लाह खां। असर जैदी, असगर वजाहत, इंसा अल्लाह खां। असर जैदी, असगर वजाहत, इंसा अल्लाह खां। हिंदी और हिंदुस्तानी के शायरी परंपरा में, हिंदी और हिंदुस्तानी के शायरी परंपरा में मुस्लिम शायरों की भूमिका बहुत प्रभावी है। हिंदी और हिंदुस्तानी के शायरी परंपरा में मुस्लिम शायरों की भूमिका बहुत प्रभावी है। उनमें पहला नाम आता है शाही लुधियानवी, शाही लुधियानवी। दूसरा नाम है फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। तीसरा नाम है मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी। चौथा नाम है गुलजार जावेद अख्तर, गुलजार जावेद अख्तर, गुलजार जावेद अख्तर। पांचवा नाम है असीरबद्ध, असीरबद्ध, असीरबद्ध। और छठा नाम है राहत इंदौरी, छठा नाम है राहत इंदौरी, राहत इंदौरी। तो हिंदी और हिंदुस्तानी के शायरी परंपरा में मुस्लिम शायरों की भूमिका बहुत प्रभावी है, जिसमें पहला नाम है शाही लुधियानवी, दूसरा नाम है फिराक गोरखपुरी, तीसरा नाम है मजरूह सुल्तानपुरी, चौथा नाम है गुलजार जावेद अख्तर, गुलजार और जावेद अख्तर। पांचवा नाम है असीरबद्ध और छठा नाम है राहत इंदौरी। अब हम एक नया हेडिंग देखते हैं, हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान, हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान। जिसमें आरंभ में जो पहला है उदंत, आरंभ में जो पहला है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, जिसको जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा है 1826 में। जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में लिखा है। कौन सी पत्र पत्रिका का नाम है? उदंत, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में लिखा है। तो ये आरंभ के पत्र पत्रिकाएँ हैं। उसके बाद दूसरी पत्र पत्रिका है बनारस अखबार, बनारस अखबार, बनारस अखबार, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तीसरा है प्रजा हितैषी, तीसरा है प्रजा हितैषी, तीसरा है प्रजा हितैषी, जिसे राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। तो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। फिर दूसरा आ जाता है भारतेंदु काल। जैसे पहला था आरंभ, आरंभ में पहले पत्र पत्रिका आता है उदंत मार्तंड, जिसको जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में लिखा। दूसरा आता है बनारस अखबार, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा। तीसरा पत्र पत्रिका का नाम आता है प्रजा हितैषी, जिसे राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा। अब दूसरा आता है, दूसरा है भारतेंदु काल। भारतेंदु काल में पहला आता है बाल बोधनी, पहला आता है बाल बोधनी, पहला आता है बाल बोधनी। दूसरा है कवि वचन सुधा, दूसरा है कवि वचन सुधा, दूसरा है कवि वचन सुधा। और तीसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन। और चौथा है हिंदी प्रदीप, चौथा है हिंदी प्रदीप, चौथा है हिंदी प्रदीप, जिसे लिखा है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। और पांचवा है ब्राह्मण, पांचवा है ब्राह्मण, पांचवा है ब्राह्मण। ब्राह्मण को लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। छठा है आनंद कदाम्बनी नागरी नीरद, आनंद कदाम्बनी
नागरी नीरद, आनंद कदम्बनी, नागरी नीरद, आनंद कदम्बनी, नागरी नीरद, जिसे चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने लिखा है, जिसे चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने लिखा है। तो आनंद कदम्बनी, नागरी नीरद, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, आनंद कदम्बनी, नागरी नीरद, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, आनंद कदम्बनी, नागरी नीरद, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। और सातवां है सदादर्श, 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 सदादर्श को लिखा है लाला श्रीनिवास दास, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास। अब आता है तीसरा युग, तीसरा आता है जिसमें है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में पहली पत्रिका का नाम है सरस्वती, 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 जिसे लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिसे लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग में दूसरा आता है भारत मित्र, भारत मित्र, भारत मित्र, भारत मित्र, जिसे लिखा है माल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, जिसे लिखा है बाल मुकुंद गुप्त। तो भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्त। और द्विवेदी युग में तीसरा आता है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जिसे लिखा है श्याम सुंदर दास ने, जिसे लिखा है श्याम सुंदर दास ने। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारिणी पत्रिका श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारिणी पत्रिका श्याम सुंदर दास। अब चौथा आता है छायावाद, अब चौथा आता है छायावाद। तो द्विवेदी युग में 3 पत्रिका हैं, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, नागरी प्रचारिणी पत्रिका श्याम सुंदर दास। अब चौथा आता है छायावाद। छायावाद में भी 3 पत्रिका हैं, पहला है हंस माधुरी जागरण, हंस माधुरी जागरण, हंस माधुरी जागरण, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। तो हंस माधुरी जागरण प्रेमचंद, हंस माधुरी जागरण प्रेमचंद, हंस माधुरी जागरण प्रेमचंद। दूसरा आता है सुधा मतवाला, सुधा मतवाला, सुधा मतवाला, जिसे लिखा है निराला ने, जिसे लिखा है निराला ने। तो सुधा मतवाला निराला ने, सुधा मतवाला निराला ने, सुधा मतवाला निराला ने। और तीसरा पत्रिका का नाम है विशाल भारत, विशाल भारत, विशाल भारत, विशाल भारत, जिसे लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी, जिसे लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी। अब हम देखते हैं छायावाद के बाद। तो छायावाद के बाद में पहला है, छायावाद के बाद पहला क्या है, आलोचना, आलोचना। आलोचना में है शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, जो आगे चलकर नामवर सिंह इसके संपादक हुए, शिवदान सिंह चौहान आगे चलकर नामवर सिंह इसके संपादक हुए। तो छायावाद के बाद पहले पत्रिका का नाम है आलोचना, जिसके वो हैं शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, लेकिन आगे चलकर नामवर सिंह इसके संपादक हुए। दूसरा है समालोचक, दूसरा है समालोचक, समालोचक, जिसके मतलब वो है संपादक रामविलास शर्मा, समालोचक रामविलास शर्मा, समालोचक रामविलास शर्मा, समालोचक रामविलास शर्मा। तीसरा है प्रतीक नया प्रतीक, प्रतीक नया प्रतीक, प्रतीक नया प्रतीक, तो इसके संपादक हैं अज्ञेय, 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 प्रतीक नया प्रतीक अज्ञेय, प्रतीक नया प्रतीक अज्ञेय। चौथा है धर्मयुग, धर्मयुग के संपादक हैं धर्मवीर भारती, धर्मयुग धर्मवीर भारती, धर्मयुग धर्मवीर भारती, धर्मयुग धर्मवीर भारती। पांचवा है सारिका, पांचवा है सारिका, और सारिका के हैं संपादक कमलेश्वर, कमलेश्वर, कमलेश्वर। तो कमलेश्वर जो है समानांतर कहानी आंदोलन, समानांतर कहानी आंदोलन, इन्हीं के मतलब हुआ समानांतर कहानी आंदोलन हुआ, समानांतर कहानी आंदोलन। तो सारिका कमलेश्वर, सारिका कमलेश्वर। छठा है दिन मांग, दिन मांग, दिन मांग, जिसके संपादक हैं रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। बाद में अज्ञेय ने इसे किया, बाद में अज्ञेय ने, बाद में अज्ञेय ने। तो दिन मांग रघुवीर सहाय, दिन मांग रघुवीर सहाय, बाद में अज्ञेय ने, बाद में अज्ञेय ने।
और सातवां है नए पत्ते, नए पत्ते जिसे किया लक्ष्मीकांत वर्मा, जिसके संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा। आठवां है हंस, हंस के हैं रामचंद्र यादव ने पुनः आरंभ की, हंस को रामचंद्र यादव ने पुनः आरंभ की। पहले किसने किया था? तो छायावाद में हंस माधुरी जागरण को प्रेमचंद ने किया था और फिर बंद हो गया था। फिर छायावाद के बाद हंस को रामचंद्र यादव ने पुनः आरंभ की, तो हंस रामचंद्र यादव ने पुनः आरंभ की। नौवां है पूर्वग्रह बहुवचन, पूर्वग्रह बहुवचन, पूर्वग्रह बहुवचन। इसके जो संपादक हैं वो हैं अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो पूर्वग्रह बहुवचन के अशोक वाजपेयी। 10वां है नया ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय जिसके संपादक हैं रविंद्र कालिया ने, रविंद्र कालिया ने, रविंद्र कालिया ने। और 11वां है वाक, 11वां है वाक, वाक, वाक जिसके संपादक हैं डॉक्टर सुधीश पचौरी, डॉक्टर सुधीश पचौरी, डॉक्टर सुधीश पचौरी। वाक डॉक्टर सुधीश पचौरी, वाक डॉक्टर सुधीश पचौरी, वाक डॉक्टर सुधीश पचौरी। तो हम फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी छायावाद के बाद कौन कौन सी पत्रिका और उसके कौन से संपादक हैं। पहला है आलोचना जिसके हैं शिवदान सिंह चौहान, आगे चलकर नामवर सिंह इसके संपादक हुए। दूसरा है समालोचक जिसके संपादक हैं रामविलास शर्मा। तीसरा है प्रतीक, नया प्रतीक जिसके संपादक हैं अज्ञे। चौथा है धर्मयुग जिसके संपादक हैं धर्मवीर भारती। पांचवा है सारिका जिसके संपादक हैं कमलेश्वर, इनके समानांतर कहानी आंदोलन हुआ। छठा है दिनमांग जिसके संपादक हैं रघुवीर सहाय, बाद में अज्ञे ने। सातवां है नए पत्ते जिसके संपादक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। आठवां है हंस जिसके संपादक हैं रामचंद्र यादव ने पुनः आरंभ की। नौवां है पूर्वग्रह बहुवचन, पूर्वग्रह बहुवचन जिसके संपादक हैं अशोक वाजपेयी। 10वां है नया ज्ञानोदय जिसके संपादक हैं रविंद्र कालिया। और 11वां है वाक जिसके संपादक हैं डॉक्टर सुधीश पचौरी। इन सब ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई है। अब हम देखते हैं चौथा सप्तक। चौथा सप्तक में पहला पॉइंट है 1943 से जिस सप्तक परंपरा की शुरुआत हुई उसका आखिरी पड़ाव चौथा सप्तक है जो 1979 में प्रकाशित हुआ। दूसरा पॉइंट है इनमें शामिल कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। दोबारा से बोलता हूँ, चौथा सप्तक में दूसरा पॉइंट है इनमें शामिल कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तीसरा पॉइंट है चौथा सप्तक प्रकाशित करने का उद्देश्य यह था कि जिन काव्य मूल्यों के लिए सप्तक परंपरा शुरू हुई थी उन्हें पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि सठोत्तरी कविता उन मूल्यों से भटक गई थी। ये मूल्य थे प्रयोगधर्मिता, वैयक्तिकता, विचारधाराओं से मुक्ति, कलात्मकता। तीसरा पॉइंट फिर से पढ़ता हूँ। चौथा सप्तक प्रकाशित करने का उद्देश्य यह था कि जिन काव्य मूल्यों के लिए सप्तक परंपरा शुरू हुई थी उन्हें पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि साठोत्तरी कविता उन मूल्यों से भटक गई थी। ये मूल्य थे प्रयोगधर्मिता, वैयक्तिकता, विचारधाराओं से मुक्ति, कलात्मकता। चौथा पॉइंट है अज्ञे का विचार था कि साठोत्तरी कविता सपाट बयानी और वक्तव्य शैली का शिकार हो गई है, वह वाचालता से प्रभावित है। इसी पर चोट करते हुए उन्होंने चौथे सप्तक की भूमिकाओं में लिखा, आज की कविता बहुत बोलती है जबकि कविता का काम बोलना है ही नहीं। और फिर आता है पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट फिर से पढ़ देता हूँ जल्दी से।
अज्ञे का विचार था कि शठोत्तरी कविता सपाट बयानी और वक्तव्य शैली का शिकार हो गई है, वह वाचालता से प्रभावित है। इसी पर चोट करते हुए उन्होंने चौथे सप्तक की भूमिका में लिखा, आज की कविता बहुत बोलती है, जबकि कविता का काम बोलना है ही नहीं। अब देखते हैं पाँचवां पॉइंट। पाँचवां पॉइंट है, चौथे सप्तक के कवियों ने प्रयास किया कि वे वैचारिक संगठनों के दबावों से मुक्त होकर भीतरी प्रेरणाओं से कविताएं लिखें, किंतु कविता के जगत में ये कवि ठोस उपस्थिति बनाने में सफल नहीं हुए। इनकी विफलता पर व्यंग्य करते हुए आलोचक नंद किशोर नवल ने लिखा है, चौथा सप्तक में संकलित ढेरों कविताएं निरर्थक हैं। जिन कविताओं के कुछ अर्थ हैं वे बचकानी हैं, बासी हैं, या कहें कि नई कविता का उच्छिष्ट हैं। कुल मिलाकर पहले 3 सप्तकों की तुलना में चौथे सप्तक का महत्व हिंदी साहित्य में अत्यंत क्षीण है। अब हम देखते हैं संरचनावाद। संरचनावाद में पहला पॉइंट है, 1960 के आसपास पश्चिमी चिंतन में अस्तित्ववाद को खारिज करके जो विचार प्रचलित हुआ उसे संरचनावाद कहते हैं। दोबारा से पढ़ूंगा, 1960 के आसपास पश्चिमी चिंतन में अस्तित्ववाद को खारिज करके जो विचार प्रचलित हुआ उसे संरचनावाद कहते हैं। इस विचारधारा पर सबसे गहरा प्रभाव फर्डिनेंड सास्यूर का था। साथ में मानवशास्त्री क्लाउड लेवी स्ट्रॉस और जैक्स लॉका का वैचारिक प्रभाव भी विद्यमान था। साथ में मानवशास्त्री क्लाउड लेवी स्ट्रास और जैक्स लॉका का वैचारिक प्रभाव भी विद्यमान था। यह विचारधारा मानवशास्त्र, भाषा विज्ञान, स्थापत्य विज्ञान और साहित्यिक आलोचना जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। दूसरा पॉइंट है, संरचनावाद की मूल मान्यता है कि सर्वाधिक महत्व संरचना या ढांचे का होता है, जो विभिन्न तथ्यों को परस्पर संयोजित करने वाले इकाई हैं। हर प्रणाली की अपनी एक आंतरिक संरचना होती है, जो उस प्रणाली के हर अंग को समुचित स्थान पर नियोजित करती है। किसी प्रणाली को समझने के लिए उसकी संरचना को समझना ही प्राथमिक है, शेष सब तो दृश्य मात्र है। तीसरा पॉइंट है, हिंदी समीक्षा में देखें तो प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी आलोचना किसी न किसी मात्रा में संरचनावाद से प्रभावित रही है। मार्क्सवाद संपूर्ण जगत को बुनियादी संरचना और ऊपरी संरचनाओं के द्विविभाजन के रूप में देखता है, तो फ्रायड का विश्लेषणवाद हर मानवीय अनुभूति को लिबिडो की संरचना में देखने का हिमायती है। नई समीक्षा का यह विचार कि हर कृति अंततः एक भाषाई संरचना है, भी संरचनावाद से प्रभावित है। और चौथा पॉइंट है, 1980 के बाद संरचनावाद की प्रतिक्रिया में उत्तर संरचनावाद यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विकसित हुआ, जिसका गहरा संबंध उत्तर आधुनिकता से है। पश्चिम में चार्ल्स जेक्स, फूको और ल्योतार ने
इस दृष्टि से समीक्षा पद्धति को बदला तो हिंदी में सुधीश पचौरी और देवेंद्र ईश्वर ने। फिर से ये पढ़ूंगा। 1980 के बाद संरचनावाद की प्रतिक्रिया में उत्तर संरचनावाद विकसित हुआ, जिसका गहरा संबंध उत्तर आधुनिकता से है। पश्चिम में चार्ल्स जेंक्स, फूको और लेओतार्ड ने इस दृष्टि से समीक्षा पद्धति को बदला तो हिंदी में सुधीश पचौरी और देवेंद्र ईश्वर ने। तो इसी के साथ लेक्चर 157 यहीं पे समाप्त होता है।